तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के कांग्रेस ही मतलब एक तरीके से जानी मानी पार्टी थी। तो एक्सपर्ट्स कमेटी कौन कौन सी थी कांग्रेस की? जब इलेक्शंस होते हैं, मतलब वाइल इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले स्टिल इन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस में चल रहे थे, इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हुए थे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो 8 जुलाई 1946 को क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जिसका पूरा नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने एक एक्सपर्ट्स कमेटी अपॉइंट करी। क्या अपॉइंट करा इन्होंने? एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट करी। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए मटेरियल प्रिपेयर करना। ठीक है, कि कैसे काम होगा, क्या काम नहीं होगा, मतलब ये सारी चीज़ें देखना। देख रहे हो ईयर देख रहे हो ना, 1946। इसका मतलब ये थोड़ा सा फिर से पीछे चला गया है, ये वाला चैप्टर है ना। तो इसके कौन कौन मेंबर्स हैं एक्सपर्ट कमेटी के? पहले तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंड में क्या बात गिवन है। 8B 8B में क्या है? नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना दिवजोत, आशम और कशिश को तो पता है, ये वाले नहीं देखते हम लोग। ये किसी किसी बुक से होते हैं जो लक्ष्मीकांत ने बोरो कर रखे होते हैं। जैसे एक ये बुक है बी शिवा राव की, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये बता रहे हैं पॉइंट लिख के कि मैंने इससे रेफरेंस लिया है ये। ठीक है, 8C इंपॉर्टेंट नहीं है, 8D नहीं है, वो बता रहे ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक से ये चीज़ बोरो करी है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जब देखेंगे तो 8E और 8E को देखेंगे टेबल में, या फिर 8F और 8G को देखेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं एक बार। यहाँ पर हाँ, तो इस एक्सपर्ट कमेटी के कौन कौन मेंबर थे, अभी एक्सपर्ट कमेटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे, M आसफ अली, KM मुंशी, N गोपालस्वामी अय्यर, KT शाह, DR गडगिल, हुमायूं कबीर और K संथाराम। बाद में चेयरमैन के प्रपोजल पर, यानी कि चेयरमैन कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू। इनके प्रपोजल पर ये देखा गया, एक डिसीजन आया, मतलब एक तरीके से इट वॉज रिजॉल्व दैट कृष्णा कृपालिनी बी को ऑप्टेड एज मेंबर एंड कन्वीनर ऑफ द कमेटी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ये नहीं दिख रहे होंगे पर्सन, ये जिनका नाम यहाँ पर अभी लिया मैंने, कृष्णा कृपालिनी। ठीक है, इनको इन्हीं 8 मेंबर्स के साथ जो है वो कोऑप्ट करा गया एज मेंबर एंड कन्वीनर ऑफ द कमेटी, कि ये कमेटी वगैरह को मतलब चेयरमैन के अलावा जो है कन्वीन करेंगे, मीटिंग वगैरह कैसे होनी है, सब लोग प्रेजेंट है कि नहीं है, जो काम दिया गया है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये जो कमेटी थी बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, सिर्फ 2 बार बैठी। एक बार न्यू दिल्ली में फ्रॉम जुलाई 20 to 22, 2 दिन 1946 में, और बाद में ये बॉम्बे में बैठी 15 से 17 अगस्त, अगेन 2 दिन के लिए 1946 में। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, इस कमेटी ने कुछ काम करे हैं, बस इसलिए पढ़ रहे हैं वैसे तो। अपार्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड बाय इट्स मेंबर्स, ठीक है, कमेटी जो है वो क्या डिस्कस करती थी, ये एक्सपर्ट कमेटी, कि प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करा जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, और क्या मैटर इसने डिसाइड करे, क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटीज़, इसके अलावा और जो कमिटीज़ बननी हैं, और ये हमने शुरू में डिस्कस करा था ना, इतनी सारी ये जो कमिटीज़ थी ये एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा डिसाइड करा गया था, ये सारी कमिटीज़ बननी है, मेजर कमेटी, ठीक है, माइनर कमिटीज़, ये है इसकी इंपॉर्टेंस एक्सपर्ट कमेटी की। ठीक है, ये इसने डिसाइड करा था कि द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटीज़ और ड्राफ्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट, वो भी जो मूव करा गया था फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसको इसने देखा। 8C का पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इस कमेटी ने काम क्या करा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, ये चीज़ हमें ग्रेनविल ऑस्टिन ने बता रखी है अपनी बुक के अंदर, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंडिया की पॉलिटी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला इस एक्सपर्ट कमेटी के बारे में? इनका कहना था कि वो कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी थी जिसने इंडिया को उस सड़क पर लेकर आया जिस सड़क पर इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा, और आज जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है, एक्सपर्ट कमेटी के बिना वो चीज़ नहीं हो सकती थी। कमेटी के जो मेंबर्स थे, ठीक है, द कमेटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम, इन्होंने कुछ जनरल सजेशंस दिए कि जो ऑटोनॉमस एरियाज़ थे, जो पावर्स थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की स्टेट लेवल पे, सेंटर की जो पावर थी, या कुछ और भी इशूज़ थे प्रिंसिपल स्टेट से रिलेटेड या अमेंडिंग पावर से रिलेटेड, उसके ऊपर डिस्कशन से करी। इस कमेटी ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी प्रिपेयर करा जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से मिलता जुलता था। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव करा था? मैंने अभी आपको बताया, पंडित नेहरू ने मूव करा था। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक
मतलब दूसरी कमिटीज़ का इसने रोल क्या कहते हैं ये कि देखना कि दूसरी कमिटीज़ फॉर्म हो, उनको अलग अलग रोल दिए जाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो देखो इसके मेंबर्स और ये सब है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैन थे इस वजह से, ठीक है। तो एक्सपर्ट कमेटी एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी जिसने ये डिसाइड करा कि और भी कमिटीज़ कौन कौन सी फॉर्म होंगी, कौन सी नहीं होंगी, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्रिटिसाइज़ ये करा गया, तारीफ़ें तो हमने बहुत जान ली, अब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जानते हैं। क्रिटिक्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बड़े सारे ग्राउंड्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ करा है। सबसे पहले तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। ध्यान से सुनना कशिश, आशिमा, दिवजोत, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ठीक है। क्रिटिक्स का ये आर्ग्यूमेंट है इस पॉइंट के ऊपर कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे जनता के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज। याद है ना, पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जनता डायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ से चुन के भेजती थी, फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इनडायरेक्ट इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स भेजते थे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो नहीं है, जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है। और याद है ना, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाता था उनका इलेक्शंस होता था ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज, कि वो इतने मिनिमम पढ़े लिखे हों, इतनी प्रॉपर्टी हो उनके पास और इतना मिनिमम वो टैक्स पे करते हो। ये यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज की निशानी तो नहीं है कशिश, ये तो कोई बंदिशें नहीं होती हमारे ऊपर, है ना, कि अगर आप जस्ट 18 साल की एज अगर अटेंड कर लो तो इररिस्पेक्टिव आप कितना टैक्स भरते हो, आपके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, या फिर आप कितने पढ़े लिखे हो, ये सब चीज़ें बिना देखे सिर्फ ये देखा जाता है कि 18 साल की बंदी हो गई है और वोटर आई डी कार्ड है इसके पास, इसी को तो देखा जाता है ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन पर्सन इज एलिजिबल टू वोट इफ़ ही और शी अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज, यही तो है ना यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरा ब्लेम इसके ऊपर ये लगाया जाता है, दिवजोत आवाज़ आ रही है ना आपको, सुन रहे हो ना आप, ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, ठीक है, कंप्लीट तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी। क्रिटिक्स ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंप्लीट तरीके से सॉवरेन बॉडी नहीं थी क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पर क्रिएट करी गई थी। फर्दर उनका ये भी कहना है क्रिटिसाइजर्स का कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके सेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से ही होते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट है ना, ये जो हम पूरा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, याद रखना ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, प्रीलिम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, जैसे एक एक क्रिटिसिज्म के पॉइंट है, अगर हम इसको डिफेंड करते चलें तो हमें ये देखने को मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि उस ज़माने में अगर हम लोग डायरेक्ट इलेक्शंस का रूट पकड़ते ना, मैं डिफेंड करने का आपको पॉइंट बता रहा हूँ, डिफेंड चलो हम लोग ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है, या रेड से लिख देते हैं, कि अगर उस टाइम पे हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन के रूट से अगर जाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता, और हमारे पास इतना टाइम था नहीं और इतना बड़ा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जर्नी हमारे सामने थी। तो उस ज़माने के हिसाब से जैसे हम लोग कहते हैं ना, नीड ऑफ द आवर जो थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डिफेंड के कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन सिंस वी आर IAS, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम्स को सिर्फ निकालना नहीं है, उनका हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बनना है, ठीक है। तो नीड ऑफ द आवर जो थी वो यही थी कि यूनिवर्सल रेट फंड नहीं, नीड ऑफ द आवर ये थी कि उस ज़माने के हिसाब से जैसा इलेक्शन सिस्टम हमें मतलब सूट करा, हमने वो चीज़ चूज़ करी, ठीक है। फिर ये बोला जा रहा है, दूसरा इसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि सॉवरेन बॉडी नहीं थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से बनी और वो बनी, यार जैसे मर्जी बनी हो, लेकिन हम इसको चलो डिफेंड करते हैं, उनकी परमिशन से मान लो चलो सेशन होते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको याद है, देखो यहाँ पर आपकी नॉलेज काम आती है कि आपने कितने ध्यान से सुना है मेरे लेक्चर। शुरू में ही मैंने बताया था, याद है, उन्होंने बोल दिया था कैबिनेट मिशन प्लान में और क्रिप्स प्रपोजल वगैरह में, इंडिया जैसा चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो संविधान बना सकती है, पुराने लॉज तो में हमारे रखने हैं रखो, नहीं रखने मत रखो, चेंज करके रखने चेंज करके रख लो, मोल्ड करके रखने मोल्ड करके रख लो, फाड़ने हैं फाड़ डालो, यू आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इन मेकिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पैदा है कि हमें परमिशन मिली नहीं मिली वो करके, और परमिशन तो यार उनकी ज़रूरी इसलिए भी थी हमें लेना बिकॉज इंडिया अभी कंप्लीट तरीके से ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, उसका पार्लियामेंट रेडी नहीं है, इट इज़ अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट। तो हमें प्रोसेस दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, बाकी जो मेन चीज़ के ऊपर मुद्दा है संविधान मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, वो तो कंप्लीट तरीके से हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट सॉवरेन रूप से हम बना ही रहे थे। तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट, ठीक है, हमें क्रिटिसाइज करना, डिफेंड कर रहे हैं हम लोग। डिफेंड में हमने क्या बोला, दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, जब परमिशन ही हमारे ऊपर थी हम कैसा बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो बस ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है फिर उससे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टाइम कंज्यूमिंग। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए,
इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने हद से ज़्यादा, इट टू कैन अनड्यूली लॉन्ग टाइम, हद से ज़्यादा समय ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। बाद में ये भी बोला गया जो फ्रेमर्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको तो सिर्फ 4 महीने का टाइम लगा था अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। इस कंटेक्स में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे जिनका नाम था नज़ीरुद्दीन अहमद। ये बोलते हैं इन्होंने नया नाम दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। बी आर अम्बेडकर की जो कमेटी थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के। तो ये बोलते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी थी। अपना टास्क जो दिया गया था उधर से ड्रिफ्ट करके, ड्रिफ्ट मतलब बिन पेंदे की लोटी की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा लेंदी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग बन गया। लेकिन चलो इसको डिफेंड करते हैं। हम लोग एक ऐसा संविधान बनाने जा रहे थे जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो कि अपनी स्पिरिट में, अपनी सोल में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो, सॉलिड इन इट्स स्पिरिट एंड इट्स सोल, ताकि वो टूटे ना, बिखरे ना, बार बार बनाना ना पड़े। और जितना टाइम चाहिए था उतना हमें लगा, बिकॉज वी मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर स्कैनिंग ऑलमोस्ट 60+ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इट सिंस इट वॉज मेड बाय एक्सपर्ट एंड इट डिजर्व वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो उतना टाइम देना लाजमी था इसको। और क्या बात करते हो कि सिर्फ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को 4 महीने का टाइम लगा, क्या आपने बाकी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं देखा कि उनको कितना कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर अब यार अगर टाइम की बात चल रही है तो यार देखो, टाइम की बात ना करो कि कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो अगर यूएसए को तो चलो देख लो यार, वो उनकी कंट्री में डाइवर्सिटी थी कहाँ, कितनी छोटी, मतलब वो एक तरीके से कितनी कम डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो 7 आर्टिकल डाले गए मुश्किल में संविधान में, ठीक है। इसे 4 महीनों का टाइम कम लगा। इस पॉइंट को पकड़कर हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा टाइम खींच लिया। चलो ठीक है भाई, क्या आपने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा? उसकी भी बात कर लो ना। फिर 9 साल का समय लगा है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। और यहीं से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, जो कि बहुत सारी जगह पर आपको, या आप मिस कर दोगे कि एक लिस्ट दे दी जाए, अगर आपको आती इसी में से लक्ष्मीकांत के आसपास से, कि किस कंट्री को सबसे ज़्यादा टाइम लगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो ऑस्ट्रेलिया को लगभग 9 साल का समय लगता है। इसकी भी बात करो ना फिर, कि जिसे ये लगा। फिर कनाडा की भी बात करो, हमें 2 साल 11 महीने समथिंग का टाइम लगा, तो 2 साल 6 महीने तो ऐसे भी लगे। तो भाई साहब सोच समझ के क्रिटिसाइज़ करें। आर्टिकल भी देखो सिर्फ 128 है, हमारे कितने सारे आर्टिकल्स, कितने सारे अमेंडमेंट एक्ट और वो सब है। उसके बाद बड़ी सारी कंट्रीज़ जिनका कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी बन भी गया था, अगर हम इसे डिफेंड करें उस वाले पॉइंट को, जिन कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी बन भी गया था, फ्यूचर में जाकर उनके साथ क्या हुआ, वो टूटी हैं, वो बिखरी हैं। नेपाल देखो, श्रीलंका देखो, इतने बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, भूटान वगैरह का 4-4, 6-6 बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। हमें एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो कि अपनी स्पिरिट में और अपनी सोल में सॉलिड हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर अगला ब्लेम ये लगता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर, दैट इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ठीक है। क्रिटिक्स ये आरोप लगाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी, कांग्रेस पार्टी। ग्रैनविल ऑस्टिन जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो ये बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इट वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एसेंशली वन पार्टी कंट्रीज, के सिर्फ हमारे देश में उस टाइम पर एक ही पार्टी थी, और उस देश में जिसमें एक ही पार्टी थी वहाँ पर वन पार्टी बॉडी थी। असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चाहे कांग्रेस कह लो और कांग्रेस को इंडिया कह लो, एक ही बात है इनका कहना है, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर डिफेंड करें तो हम ये देखेंगे, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ये वाला क्रिटिसिज्म तो हम मानेंगे ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाकायदा इलेक्शंस हुए थे, और अगर आप थोड़े से क्रिटिसाइजर से हम लोग ये वाली बात कह रहे हैं कि थोड़े से अगर अज्ञानी हो ना और बेवकूफ़ हो, तो अपनी नज़रें उठाकर थोड़ा सा लक्ष्मीकांत को पढ़ लो या हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जानो। इलेक्शंस करके कांग्रेस के सबसे ज़्यादा मेंबर अगर आए थे तो क्या गलती है? और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भाई साहब सिर्फ कांग्रेस के मेंबर नहीं बैठा करते थे, मुस्लिम लीग के भी थे। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सेपरेट कंट्री पाकिस्तान के नाम से बन गई तो हमारी गलती है क्या? लेकिन कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर तो यहाँ पर भी थे। उसके अलावा भाई साहब आप कुछ जानते ही नहीं हो, आप क्योंकि हो गवार। यूनियन पार्टी, यूनियस मुस्लिम पार्टी, यूनिस शेड्यूल कास्ट पार्टी, कृषा प्रोजेक्ट पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिख नॉन कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा 8 निर्दलीय,
ये सब मिलाकर भाई साहब इतने ज़्यादा वो थे, और उसके अलावा कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी, इसके अलावा 93 प्रिंसली स्टेट्स थी। और कल को अगर आप ये कहो ना कि सिर्फ कांग्रेस डोमिनेटेड था, या फिर आप कल को एक कम्युनिटी डोमिनेटेड थी, हिंदूज कम्युनिटी, इलेक्शंस करके आए थे भाई साहब। जागीर में, खैरात में बाप ने कोई प्रॉपर्टी नाम करके नहीं पहुंचा दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, एक शेड्यूल कास्ट थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, बैकवर्ड ट्राइब्स थे, सिख्स थे, एंग्लो इंडियंस थे, पारसीज थे। तो रिलीजियस कम्युनिटी वाइज भी और पार्टी वाइज भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में देखने को मिलती है। तो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस के मेंबर ज़्यादा है, लेकिन डोमिनेशन वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, बिकॉज कांग्रेस यहाँ पर बस खैरात में नहीं आई है, इलेक्शंस लड़के जीती है, ये चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कई मेंबर्स ये बोलते हैं कि क्रिटिसाइजर्स कि इट इज़ अ लॉयर पॉलिटिकल डोमिनेशन, कि मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आपको ज़्यादातर जो है वो पर्सन उस ज़माने के लॉयर पॉलिटिशियंस ही देखने को मिलते थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्रिटिसाइजर्स ये कहते हैं कि इट वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। ये पॉइंट आउट करते हैं कि दूसरे जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उनको सफिशेंटली रिप्रेजेंट नहीं करा गया। ये मेन रीज़न था कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज आपको पता है ना जुडिशरी लॉयर वगैरह कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। चलो थोड़ा सा इस पॉइंट को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हम क्रिटिसाइजर से बोल रहे हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमने फेयर तरीके से इलेक्शन करवाए। हमने पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में चुनकर डायरेक्ट इलेक्शन से लोगों को भेजा। जनता का विश्वास था, जनता को ऐसे लोगों के अंदर उम्मीद नजर आई, और उस टाइम पर पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति यही थे, तो हम क्या करें, और चुनाव से ही तो आए हैं ना। पहले जनता के द्वारा चुन के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भेजा, तो तो प्रोसेस से ही रहे ना। अब वो कॉन्फिडेंस वाली बात है कि लॉयर्स और पॉलिटिशियंस ही देखने को ज़्यादातर हमें मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मल जनता उस टाइम पर देश के अंदर भाई साहब इलिटरेसी बहुत थी, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी कि हर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस या फिर इतना बर्डनसम जो प्रोजेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, इसको हर कोई कर सके। ये मजाक की बात नहीं थी भाई साहब कि हम किसी को भी देते। आपका क्रिटिसिज्म ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आप प्रोसेस को भी तो देखो। जनता चुनकर भेज रही है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनकर जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, ठीक है। तो इट वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ये वाली बात मैंने अभी आपको गलत प्रूव कर दी पीछे ही, सिर्फ हिंदूज के द्वारा नहीं भाई साहब। कई क्रिटिक्स ये बोलते हैं इट इज़ अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज अ बॉडी ऑफ हिंदूज। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल, कौन थे विंस्टन चर्चिल, एनी आइडिया कौन थे ये? ही कमेंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अबे अंग्रेज़ की औलाद, थोड़े से फैट की तरफ नज़र मारेगा तो तेरे को पता लगेगा। एक तो वो इलेक्शन से आए थे, तो तू ब्लेम लगाने के लायक नहीं है। उसके अलावा तेरे को ये 80 मुस्लिम, 31 शेड्यूल कास्ट, 6 क्रिश्चियंस, 6 बैकवर्ड ट्राइब्स, 4 सिख्स, 3 एंग्लो इंडियंस और 3 पारसी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तेरी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, है ना। और तूने इनका नाम सुने नहीं है, क्योंकि तू एक नंबर का गवार। इस वजह से तेरे को चीज़ पता नहीं है कि इलेक्शन से है, पूरा प्रोसीजर वो है। मतलब ये वही चीज़ है कि एक तरीके से जब आप कुछ काम करने जाते हो तो क्रिटिसाइजर तो आपको मिलता ही है ना, बस ये चीज़ है। तो हमने ये क्रिटिसिज्म भी तरीके से डिस्कस करे, और इनका एक लॉजिकल, जैसे हमें यूपीएससी में आंसर राइटिंग में या फिर इंटरव्यू बोर्ड में जैसे बोलना होता है, मैंने आपको डिफेंड करने का तरीका भी बताया, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें डिफेंड करना पड़ेगा। क्रिटिसाइजर तो सारे के सारे बाहर के या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भी आपको क्रिटिसाइजर यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, जैसे नज़रुद्दीन अहमद वगैरह। क्रिटिसाइजर तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमें इनको डिफेंड भी करना है इन पॉइंट को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है, ओके। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।